हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और हमारा नया चैप्टर, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग सारे न्यू चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जो आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो अभी हम लोग कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये चैप्टर्स कवर कर लिए थे। इसके अलावा एक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं वो भी कवर कर लिया था। आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। हमारा नया चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने को आप लोगों के लिए है नहीं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो पहली बात, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो जैसे हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था उसमें हम बोलते थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जहां पे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो पैसा है वो रीपे कर रहे हैं। उसी प्रकार से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है जब हम डिबेंचर होल्डर्स को या डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो पैसा है वो वापस करते हैं, रीपे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मीनिंग क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का? इट मीन्स रीपेमेंट ऑफ अमाउंट outstanding against debentures। तो आप लोगों ने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ रखा है, आपको बेसिक्स पता है डिबेंचर्स के बारे में। तो कंपनी के लिए डिबेंचर एक कुछ नहीं होता, एक लोन होती है, बोरिंग होती है, लाइबिलिटी होती है। तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर के अगेंस्ट, जैसे भाई बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग होता है वो हम रीपे कर देते हैं, वैसे यहां पे डिबेंचर का जो पैसा आउटस्टैंडिंग है वो रीपे कर देते हैं, उसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है। अब डिबेंचर की रिडेम्पशन के कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, क्या तरीके होते हैं रिडेम्पशन, किस किस प्रकार में या किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, तो इसमें मैं दो मेन बाइफर्केशन निकालता हूं। तो देखो भाई, या तो रिडेम्पशन हो सकता है इन कैश, या तो रिडेम्पशन हो सकता है इन कैश। मतलब हम लोग जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर्स के अगेंस्ट उसको कैश से रीपे कर देते हैं। ठीक है। जैसे बैंक का लोन जो होता है उसके अगेंस्ट हम पैसा बैंक को कैश में दे देते हैं, मतलब बैंक से पे कर देते हैं, वैसे यहां पे हम डिबेंचर्स के अगेंस्ट पैसा कैश में पे कर देते हैं। या फिर एक और तरीका होता है रिडेम्पशन करने का जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। और ये होता है इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो आपने टर्म सुन रखा होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, थ्योरेटिकली आपने सुन रखा होगा जहां पे आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स अलग अलग, वहां पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की हम बात करते थे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब हम कहते थे वो डिबेंचर्स जो फ्यूचर कोई एग्रीड डेट पे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं इनका जो कन्वर्जन होता है ये भी एक प्रकार का कह सकते हो रिडेम्पशन ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो डिबेंचर्स की जो लाइबिलिटी वो मानी जाएगी कि वो रीपे हो गई, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है। तो उसकी भी हम अकाउंटिंग यहां पे देखेंगे इस चैप्टर में, दोनों की अकाउंटिंग देखेंगे कि जब रिडेम्पशन कैश में होती है तो कैसे अकाउंटिंग होती है, या फिर जब कन्वर्जन होता है डिबेंचर्स का इक्विटी शेयर्स में तो कैसे काम करते हैं, सब सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है। अब जब कैश में रिडेम्पशन की हम बात करते हैं तो यहां पे भी अलग अलग प्रकार से कैश में रीपेमेंट की जाती है, कैश में रिडेम्पशन करी जाती है। जैसे या तो पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन लमसम। तो जैसे बच्चों हम लोग सीखते हैं इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के चैप्टर में कि भाई इशू जब होता है तो प्राइस जो होती है इशू प्राइस वो लमसम में मंगवाई जा सकती है पूरी एक साथ, या टुकड़ों टुकड़ों में मंगवाई जा सकती है।
उसी प्रकार से अब जब डिबेंचर्स की रिडेम्पशन की हम बात करते हैं तो यहां पे भी सेम कहानी आती है कि या तो पूरा डिबेंचर का जो आउटस्टैंडिंग पैसा हम एक साथ लमसम में रीपे कर दें या फिर उसको टुकड़ों 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 में करें। ठीक है, तो दूसरा तरीका एक और होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और ये सारी बातें क्लियर होती है इन टर्म्स ऑफ इशू। जब डिबेंचर्स इशू होते हैं तो उसके टर्म्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होती है, सब कंडीशंस वगैरह मेंशन पहले से ही होती है। तो सब पहले से ही मेंशन होता है कि भाई जो रिडेम्पशन होगी कब होगी, किस तरह से होगी, भाई कन्वर्जन होगी तो कैसे होगी, एवरीथिंग इज क्लियर्ड इन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इन द टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जब इशू होता है उसके टर्म्स में ये सारी चीजें मेंशन होती है और आपके एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें सब कुछ स्पेसिफाइड होता है। अच्छा, ये जो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स होता है इसको एक और वे में बोला जाता है, एक और इसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है, इसको बोला जाता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। क्योंकि यहां पे क्या होता है एक्चुअली में कि भाई मेरे पास अगर बहुत सारे डिबेंचर्स में बस मानो फॉर एग्जांपल 1 लाख डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है और मुझे उसमें से 20,000 करके 5 किस्तों में डिबेंचर्स रीपे करने, तो अब आउट ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स में कौन से वाले 20,000 डिबेंचर्स रीपे करूंगा, ये कई बार लॉट से निकाल के किया जाता है कि भाई एक लॉट होता है ना, उसमें से निकाली जाती है पर्ची, समझ लो पर्ची निकाली जाती है, तो जो पर्ची में जो भी डिबेंचर्स आ जाते हैं वो रीपे कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। या फिर बड़ा मजेदार कैश में ही रिपेमेंट करने का, रिडेम्पशन करने का एक और तरीका होता है परचेस इन ओपन मार्केट। परचेस इन ओपन मार्केट यानी कि डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर को कैश देने से अच्छा या देने की वजह हम डिबेंचर होल्डर को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे डिबेंचर हम मार्केट में, मार्केट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको पता है कि नहीं पता, बट पता नहीं, बहुत सारी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, उनके जो डिबेंचर्स भी होते हैं, उनके जो बॉन्ड्स भी होते हैं, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं जस्ट लाइक शेयर्स। तो कंपनी कहती है कि हम आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके डिबेंचर्स को खरीद लेंगे, डायरेक्टली आपसे नहीं खरीदेंगे, थ्रू हम स्टॉक मार्केट आपके डिबेंचर्स खरीद लेंगे। तो वहां पे क्या करती है कंपनी, स्टॉक मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीद लेती है डिबेंचर्स और फिर उनको कैंसिल कर देती है। राइट, तो अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ये भी एक मेथड होता है रिडेम्पशन इन कैश का, परचेज इन ओपन मार्केट, बट आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है, नॉट इन सिलेबस। इसकी अकाउंटिंग जो है बेसिकली वो एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस में, बाकी सारी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में, इसकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस से एक्सक्लूड की गई है। अच्छी न्यूज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये चैप्टर इंटर में था तो वहां पे परचेज इन ओपन मार्केट वाला पार्ट भी सिलेबस में हुआ करता था, बट आप मासूम बच्चे हो, अभी इंस्टीट्यूट ने बोला है एक तो हमने इंटर के इतने सारे चैप्टर आपके मत्थे पे डाल दिए, तो एक काम करते बच्चों को थोड़ा सा कुछ हम लोग एक रिलीफ दे देते कह सकते हैं, जहां पे हम ये वाला जो पार्ट है वो हटा देते। अब देखो ऐसा नहीं कि परचेज इन ओपन मार्केट की जो अकाउंटिंग है वो कोई डिफिकल्ट थी इसलिए हटाया, बस थोड़ा सा सिलेबस कट शॉर्ट करने के लिए कर दिया। डिफिकल्ट पूरा चैप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी है, सारी अकाउंटिंग वेरी वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं था इवन दो ये, बट ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारे लिए तो बुरी बात क्या है भाई, अगर कोई चीज कट जाए हमारे सिलेबस में, हमें वो ना पढ़ना पड़े, तो इससे अच्छी बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया? तो ये आपकी मोटी मोटी बातें होती है कि भाई रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है और रिडेम्पशन किस किस तरह से होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें करना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे। इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअली बहुत कुछ करने को है नहीं, ठीक है, इनफैक्ट अकाउंटिंग पार्ट जो है इस चैप्टर में वो बहुत ही कम है, लेकिन वो अकाउंटिंग पार्ट समझने के लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां पे कवर करनी होती है, उस पर हमें ज्यादा जोर लगाना है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। जैसे कि आप, मतलब मैं तो आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप मेरे लेक्चर पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो अगर आप पहली बार देख रहे हो लेक्चर तो आई वुड सजेस्ट कि जो जो मैं लिखता रहता हूं ये मैं अपने लिए नहीं लिखता, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं कि भाई ठीक है, अगर आप लोगों को ये नोट्स भी साथ साथ आपके मेरे साथ साथ बनते रहे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, लिखते रहिए। ठीक है, आपको भाई प्रोफेशनली, भाई जस्ट बिकॉज ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करता हूं। जब भाई टीचिंग करनी है तो पूरी टीचिंग करनी है प्रॉपरली विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो जैसे मैं अपने नॉर्मल बैच में, पेड बैच में
पढ़ाता हूं पूरा सब लिखवा लिखवा के। मैं यूट्यूब पे भी जब डिटेल लेक्चर कराता हूं, जब डिटेल में कुछ पढ़ाता हूं, तो मैं सब लिख लिख के कराता हूं। तो आई वुड सजेस्ट आप जहां पे भी अपने अकाउंट्स के नोट्स बनाते हैं या लिखते हैं, वहां पे आप ये सब लिखते रहिए, ठीक है आपको, क्योंकि इससे बाद में हेल्प मिलेगी। चलिए तो कुछ एक टर्म होती है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। जैसे हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में एक रिजर्व बनाया करते थे, डिबेंचर सॉरी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसी प्रकार से अब जब डिबेंचर की रिडेम्पशन होती है तो एक दूसरा रिजर्व बनाया जाता है जिसका नाम होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज अ रिजर्व, इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, मतलब वही जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हम बोलते थे, टू बिल्ड अप अ फंड फॉर रिडेम्पशन। तो देखो सीआरआर की जब मैंने बात बताई थी तो वहां मैंने आपको काफी एनालिसिस कराई थी कि भाई सीआरआर क्यों बनाया जाता है, क्या उसका पर्पस होता है, सीआरआर बनाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं बनाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो बहुत बढ़िया है, आपको पता होगा। नहीं देखा और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा उसका। तो मैंने उसमें फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें हमने सीआरआर की काफी डिटेल में चर्चा करी थी। अब अच्छी बात यह है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में इतनी कोई डिटेल चर्चा है नहीं, यहां पे कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज डीआरआर बनाने का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मकसद होता है। डीआरआर सिर्फ बनाया जाता है, इसको हम शॉर्ट में बच्चों डीआरआर बोलते हैं, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हम यहाँ पे शॉर्ट में डीआरआर बोल देते हैं। तो डीआरआर बनाने का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई कल को हमें रिडेम्पशन करनी है, कैश पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, तो कैश का जुगाड़ बस कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम फंड तैयार कर रहे हैं कि भाई कल को जब रिडेम्पशन की डेट आएगी तो हमारे पास फंड में पैसा पड़ा होगा जिसको यूज करके हम लोग पैसा रीपे कर सकते हैं। दैट इज द ओनली पर्पस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार अब आप करोगे या करते हैं नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपको अपने घर पे पॉकेट मनी मिलती है तो कई बार आप सोचते हो यार मैं अपने पॉकेट मनी से इतना अमाउंट हर साल सेव करूंगा, अलग रख दूंगा, मैं अपने पॉकेट मनी से हर साल इतना पैसा अलग रख दूंगा ताकि एक साल बाद मैं इसको यूज करके मोबाइल खरीद पाऊं या अपने दोस्तों के साथ घूमने जा पाऊं, ठीक है। तो कई बार हम प्रैक्टिकल जिंदगी में भी अपने कुछ बड़े खर्चों के लिए फंड अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी ट्रैवल करना है, भाई घूमने जाना है, हॉलीडे के लिए फंड अलग कर देते हैं। हमें पता है हमें एक साल बाद मोबाइल खरीदनी पड़ेगी तो हमें उसके लिए फंड अलग कर देते हैं। तो उसी प्रकार से कंपनीज को भी बोला गया कि आपको कल को डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो उसके लिए आप अपने फंड्स अलग कर लो, और फंड अलग करा जाता है, बेसिकली एक अलग रिजर्व बना दिया जाता है उसके लिए जिसका नाम होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है डीआरआर, इट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। तो डीआरआर यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आप कुछ और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको आप डिविडेंड के लिए नहीं यूज कर सकते, कोई भी और काम करने के लिए, आपको कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एसेट खरीदना है, कोई भी और पर्पस से के लिए यूज नहीं कर सकते डीआरआर को। इट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। तो एक्चुअल में इन रियल लाइफ क्या हो रहा है? इन रियल लाइफ हम बस क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग करके अलग उसको फंड में रख रहे हैं कि भाई कल को जब रिडेम्पशन का टाइम आए तो हमारे पास फंड्स में पैसे हों। क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा सर, जब रिडेम्पशन हो गई, रिडेम्पशन के लिए हमने डीआरआर बनाया, अब रिडेम्पशन हमने कर दी, तो डीआरआर में तो पैसा पड़ा हुआ है, मतलब डीआरआर हमारे अलग से दिख रहा है रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से। तो क्या वंस जब रिडेम्पशन हो जाएगी तो क्या हमें डीआरआर को फ्री नहीं कर देना चाहिए, है ना? तो डीआरआर बनाने का मकसद क्या है भाई, हम अपने फ्री प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर रहे हैं कि भाई इसको डिविडेंड वगैरह के लिए आप बांट नहीं सकते। अब जब मैंने रीपेमेंट कर दी, रिडेम्पशन कर दी, तो अब मुझे अपने डीआरआर को फ्री कर देना चाहिए, अनब्लॉक कर देना चाहिए, यही होता है। तो बस वही बात है कि वंस रिडेम्पशन इज कंप्लीट, एक बार रिडेम्पशन का काम पूरा हो गया, आपने डिबेंचर्स के अगेंस्ट पैसा वापस कर दिया, अब proportionate amount is transferred
फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व। ठीक है, प्रपोर्शनेट अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरे डिबेंचर के लिए एक DRR बना के रखा था। अब किसी डेट पे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन करता हूं, तो मैंने पूरे डिबेंचर में से सिर्फ 20% डिबेंचर्स रिडीम करे किसी डेट पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे DRR तो मैंने पूरे डिबेंचर्स के लिए बना रखा होगा, तो मैं उसमें से 20% जो DRR है वो फ्री कर दूंगा, उसको उठा के वापस जनरल रिजर्व में डाल दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद अब सर सवाल उठा जो थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू DRR। अब कितना DRR बनाना है, फॉर एग्जांपल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर में भी हम लोग कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है वो सीखते थे, है ना, क्योंकि आपको सवाल में CRR खुद बनाना होता था, आपको खुद ही अमाउंट निकालना पड़ता था कि कितना CRR बनेगा। उसी प्रकार से आपको रिडेम्पशन और डिबेंचर्स के क्वेश्चन में खुद DRR बनाना पड़ेगा। तो कितना DRR हमको बनाना है ये भी आपको बता रखा है, नियम कानून में सब जगह बता रखा है। तो अमाउंट ऑफ DRR टू बी क्रिएटेड, इसके लिए मैं आपको पहले एक टेबल पे लेके जाऊंगा, तो रेफर पेज नंबर 11.187 एंड 11.188। ठीक है, तो आपका जो अभी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आया है, न्यू कोर्स का जो लॉन्च हुआ है, उसका पेज नंबर का रेफरेंस दे रहा हूं। तो इस पेज पे आपको जरा एक बार आ जाना है, फिलहाल तो आप चाहे तो यहां पे देख लो। तो देखो ये चैप्टर है आपका, ये स्टडी मटेरियल है, तो पेज नंबर 11.187 पे देखना, और 11.188 पे आपको एक बड़ी खतरनाक सी टेबल दिखेगी। पहली बार आप टेबल देखोगे तो आपको बहुत डर लग जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, इस टेबल में बेसिकली बता रखा है कि भाई अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज को कितना कितना DRR बनाना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, मतलब ये टेबल में सब कुछ बता रखा है। ठीक है जी, अब ये देख के वैसे डर लगेगा, बच्चे सोचते हैं अरे ये तो हमें रटना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत की बात है, इतना बड़ा ये टेबल कैसे रट के जाएंगे। पर चिंता मत करना, कभी भी हमें हड़बड़ाना नहीं, राइट। मैं आपको ये टेबल बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा, इस पूरी टेबल की एक क्रक्स लिखवा दूंगा, तो आपको एक्चुअली में कभी टेबल रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाऊंगा कि इसमें क्या दे रखा है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज की बात करी है, और उन टाइप ऑफ कंपनीज के लिए बता रखा है कि उनको कितना DRR बनाना है या बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत जाना कि क्या है क्या मतलब है, उसमें आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं। बस बेसिक, जो इंस्टीट्यूट ने भी एक बहुत ही अच्छा काम किया है इस टेबल में, उन्होंने बेसिक जो की पॉइंट की वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया। अगर आप नोट करोगे पूरी टेबल में, वैसे तो बहुत मोटी टेबल है, लेकिन इसमें जो कीवर्ड्स है जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो जिन शब्दों का आपको सर्च करना, आपके क्वेश्चंस में जो मेंशन होंगे जो शब्द, वो उन्होंने बोल्ड कर दिए। बाकी जो अनबोल्ड टेक्स्ट है वो आपकी नॉलेज के लिए, ज्यादा आपको लर्न नहीं करना। जैसे पहली टाइप ऑफ कंपनी बोली उन्होंने, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें इतना बड़ा नाम नहीं होगा, उसमें सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म होगा AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ कंपनी आप समझ लो, एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो RBI के अंदर रेगुलेटेड होती, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बाकी फिर भी चुल है आप लोगों को कि नहीं हमें तो इसका मीनिंग देखना ही है, तो भाई स्मार्टफोन का जमाना है, सस्ते इंटरनेट का जमाना है, आप जब चाहो अपना गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये क्या होता है अपनी नॉलेज के लिए, बाकी यहां पे आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। तो मुद्दे की बात है AFIs और बैंकिंग कंपनीज। देखो ये बिल्कुल कीवर्ड्स है, आगे लिखा है फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, मतलब आपने प्राइवेटली किसी को इशू करे थे डिबेंचर्स, चाहे आपने जनरल पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू करे थे, जैसे भी करे थे, सारे डिबेंचर्स के लिए इन केस ऑफ AFIs एंड बैंकिंग कंपनीज कितना DRR बनाना है? नो DRR, कुछ DRR नहीं बना, खत्म। इसी प्रकार से सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपनी, फिर से देखो कीवर्ड्स बोल्ड है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FIs। आगे बस जानकारी के लिए, विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नहीं पूछेगा कोई, ना आपको जानने की जरूरत है, फिर भी चलो पढ़ लेना भाई क्या मतलब है इसका। इनके लिए भी DRR विल बी एज एप्लीकेबल टू NBFCs registered with RBI as per 3
बिलो, एज पर 3 बिलो। अब 3 बिलो क्या है, आ जाओ। तो उन्होंने बोला भाई जो डीआरआर एप्लीकेबल है एनबीएफसी के केस में, वो ही सेम डीआरआर एप्लीकेबल होगा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में। मतलब इसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, उसको यहां नीचे ही डाल देते तीसरे उसमें, ये भी सेक्शन खत्म हो जाता। बट ठीक है, ऐसी दे रखा है तो आपको ऐसी पढ़ लेना चाहिए एक बार, ठीक है। बाकी मैं क्रक्स आपको बता दूंगा। अब फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए क्या बोला, अदर देन एएफआईज एंड बैंकिंग कंपनीज। क्यों, क्योंकि भाई इनके लिए तो ऊपर अलग से बात कर दी, भाई कोई ऐसी बैंकिंग कंपनी है या फिर कोई ऐसी एआईएफआई है, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक एक लिस्टेड कंपनी है, बट वो बैंकिंग कंपनीज के कैटेगरी में आ गई, तो यहां फॉल कर गई। तो उन्होंने बोला फॉर लिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआईज एंड बैंकिंग कंपनीज, क्या है भाई, लिस्टेड एनबीएफसी के केस में कितना डीआरआर चाहिए, नो डीआरआर, खत्म। लिस्टेड एचएफसी बोले तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो एनबीएफसी और एचएफसी के केस में चाहे अगेन वो पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर्स हो चाहे प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स हो, आपको नो डीआरआर। तो मुद्दे ये बात है, लिस्टेड एनबीएफसी और लिस्टेड एचएफसी के केस में कोई डीआरआर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको और अच्छे समरी करवा दूंगा पूरी इस बात की लास्ट में, डोंट वरी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा अदर लिस्टेड कंपनीज, मतलब अदर देन लिस्टेड एनबीएफसी, अदर देन लिस्टेड एचएफसी, जो बाकी लिस्टेड कंपनीज है, क्या मजे की बात है भाई, इनके लिए भी नो डीआरआर। तो भाई क्रक्स क्या हो गया, ऊपर एफआईएस के केस में उसने बोला एनबीएफसी के केस में जो डीआरआर लगेगा वो सेम लगेगा एफआईएस के केस में, एनबीएफसी के केस में उसने बोल दिया डीआरआर चाहिए नहीं। तो क्रक्स क्या निकल गया भाई, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, एफआईएस के लिए भी नो डीआरआर। यहां पे उसने नो डीआरआर नहीं लिखा, उसने बोला भाई जो एनबीएफसी के लिए डीआरआर एप्लीकेबल है वो यहां लगेगा। अब वो एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, नो डीआरआर है, तो नेचुरली इसका मतलब एफआईएस के केस में भी नो डीआरआर। बात समझ आ रही है, ऐसे पढ़ना होता है आपको, चीजें सिंप्लीफाई करके पढ़नी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज तक बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब अभी तक जितनी भी टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ी, थोड़ा सा बस इतना याद रखना, एआईएफआईज, बैंकिंग कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऑल लिस्टेड कंपनीज ही समझ लो, चाहे वो लिस्टेड एनबीएफसी हो चाहे लिस्टेड एचएफसी हो या कोई और लिस्टेड कंपनी हो, किसी के लिए भी अभी तक नो डीआरआर, अभी तक डीआरआर आया ही नहीं। अब अनलिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे, फिर से वही बात, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआईज, अदर देन बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि अगेन एआईएफआईज और बैंकिंग कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड वो तो यहां कवर हो गई, ठीक है, इसलिए उसकी बात तो अलग से कर ही ली। अब उसके अलावा दूसरी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, फिर से उसने बोला अनलिस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई इस फलाना सेक्शन में, नो मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, और अनलिस्टेड एचएफसी है ना, एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे एचएफसी का होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, फुल फॉर्म आपको बेसिक पता होने चाहिए, ठीक है। अगेन फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, यहां उसने बोला फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। हालांकि मुझे तो नहीं लगता आपके एग्जाम में ये भी ज्यादा मतलब इस पॉइंट पे जोर दिया जाएगा, प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स या पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर्स, इस पे ज्यादा गौर नहीं कराया जाएगा। हालांकि उन्होंने यहां लिखा हुआ है बोल्ड करके, बट इस पे भी क्वेश्चन में आएगा नहीं। मुद्दे की बात है अनलिस्टेड एचएफसीज एंड अनलिस्टेड एनबीएफसीज, इनके लिए भी नो डीआरआर। मतलब इसका मतलब अभी तक ये हो गया कि भाई एचएफसी हो या एनबीएफसी हो, उसके लिए नो डीआरआर रिक्वायर्ड, ठीक है। और अदर अनलिस्टेड कंपनी, सब जो बाकी अनलिस्टेड कंपनीज बन गई, फाइनली इनके लिए डीआरआर आ जाएगा। अदर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए आपके लिए डीआरआर आ जाएगा, कितना, डीआरआर शैल बी 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ठीक है। ये मैं अभी आपको क्रक्स में लिखवा भी दूंगा कि भाई जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 10% आपको डीआरआर बनाना है, 10%, सारा नहीं बनाना, पूरा नहीं बनाने की जरूरत, सिर्फ 10% बनाना। भाई पूरा बना दोगे तो मतलब क्या रहा, मतलब आप खुद सोचो ना, अगर मैं बोलूं कि मैंने 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, अब मैंने डिबेंचर्स इशू क्यों करे, क्योंकि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को अपने बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए तो मैंने डिबेंचर्स इशू करे। अब अगर कंपनी लाइक बोल ले या लॉ बोल ले कि पूरा का पूरा 100% 1 करोड़ रुपए का आप डीआरआर बना लो, तो फिर तो मैंने ये जो 1 करोड़ रुपए रेस करे वो मेरे ब्लॉक ही हो गए, तो फिर मैंने रेस क्यों करे। इसलिए कंपनीज मतलब लॉ ने 10% बोल रखा है, सिर्फ 10%, पूरा नहीं, 100% नहीं, 10% आपको डीआरआर बनाना है, ठीक है। इसका मतलब क्रक्स क्या हुआ, क्रक्स क्या हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इतना डिटेल में टेबल भी नहीं पढ़ाते, वो सीधा क्रक्स बता देते हैं। मैंने एक बार पढ़ा दिया
क्रक्स मैं बता देता हूं, यहीं लिख देते हैं, अलग से एरो क्या बनाना, मैं एक अलग पेन से लिख देता हूं, अलग पेन से लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे, पिंक पेन से। क्रक्स हो गई बात की, क्रक्स बताता हूं, ओनली अनलिस्टेड कंपनीज, ओनली अनलिस्टेड कंपनीज other than unlisted NBFCs and HFCs are required to create DRR। और कितना डीआरआर बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है तो क्वेश्चन में भी आएगा, तो क्वेश्चन में भी सीखेंगे कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है। एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो दिस इज द होल क्रक्स, मतलब अदर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में ही, यानी अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, सिर्फ इनको ही रिक्वायरमेंट है बनाने की डीआरआर, ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे ये भी चलो लिख देना चाहिए था, अदर देन एआईएफआईज एंड जो आपके दूसरे थे एआईएफआईज एंड एफआईज, है ना, जो पहली कैटेगरी में उसने दे रखे थे एआईएफआईज एंड बैंकिंग कंपनीज, राइट। तो यहीं पे लिख देते कंटिन्यूएशन में, अनलिस्टेड AIFIs and banking companies are not required to create DRR। ये मैंने और क्लैरिटी के लिए लिखवा दिया कि अनलिस्टेड AIFIs एंड बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनको भी DRR की जरूरत नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में बताएगा वो आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनी है, बस आपको क्रक्स पता होना चाहिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी पूरी टेबल आपसे कोई नहीं पूछेगा डिटेल में, क्लियर हो गया। तो ये क्रक्स है आपका, ठीक है। तो डीआरआर का मतलब हम समझ गए कि डीआरआर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या बनता है और कितना बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब डीआरआर को ही थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है, अगर यहां तक बात समझ आ गई, हमने डीआरआर बना लिया अलग से। बेसिकली डीआरआर बनाने का मतलब क्या है, हमने एक फंड तैयार कर लिया, हमने एक फंड अलग कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। अब अगेन कुछ कंपनीज के केस में रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो आपने फंड अलग करा है डीआरआर का, इसको एज इट इज मत छोड़ो, इसको बैंक में मत छोड़ना, मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में, इन अदर वर्ड्स, मत छोड़ना। लिक्विड फॉर्म में छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा, क्या पता। तो कुछ कंपनीज के केस में फर्दर बोला गया कि जो आपने डीआरआर बनाया है, जो फंड आपने बनाया है, इसको आपको फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर देना है। और ऐसे नहीं कि कभी रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वो मैं एक बार आपको रीड करा दूंगा, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या चीजें कवर्ड है, वो आपको बस नॉलेज के लिए करा दूंगा। बट इन अदर वर्ड्स, जो डीआरआर का आपने फंड बनाया है, उसको आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, ताकि पर्पस वही है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इसलिए सेफ रहे, तो सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है। और ऐसा ना हो कि भाई आपने लिक्विड फॉर्म में छोड़ दिया डीआरआर, तो आप उसको अल्टीमेटली आपसे रुका नहीं गया, आपने गलती से उसको खर्ची कर दिया, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल ही सेग्रीगेट कर लो, ताकि जब डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम है तब आपके पास कभी भी पैसों की दिक्कत ना हो। क्लियर हो रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट को पता है क्या बोलते हैं, इस इन्वेस्टमेंट का नाम होता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट। मतलब पूरा नाम अगर बोलोगे तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, बट अब हम शॉर्ट में अभी डीआरआर बोल रहे हैं, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एग्जाम में कोशिश करनी है कि हम पूरा लिखें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। बट ठीक है, एग्जाम में भी अगर लगे कि भाई बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक बार फुल फॉर्म लिख के फिर बाद में हम डीआरआर लिख सकते हो, ठीक है जी। तो अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट के बारे में लिख लो। तो यहां पे भी हम बात करेंगे कि भाई कितना डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी बताया गया भाई कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। तो पहले लिख लो, अमाउंट सेट असाइड इन डीआरआर, should be invested
इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। हालांकि वो कौन सी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है ये भी बताया गया है कि भाई ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या कवर होता है, बट वो आपको लर्न नहीं करना, मैं आपको एक बार रीड करवा दूंगा। तो डीआरआर के लिए जो अमाउंट सेट असाइड करा, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए जो आप अमाउंट सेट असाइड कर रहे हो उसको ऐसे सेट असाइड मत करो, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो इट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच कैनॉट बी यूज्ड for any purpose other than for redemption। इसका मतलब आपको ये इन्वेस्ट करके भूल जाना है, उस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल टच नहीं करना है। सिर्फ जब रिडीम करने का टाइम आएगा डिबेंचर्स को, तभी आप इन्वेस्टमेंट को टच करके उसको सेल करोगे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने कोई सिक्योरिटी खरीद ली, अब वो मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी, अब उसको मैं बेच नहीं सकता। सिर्फ जब डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम आएगा तभी मैं उसको बेच सकता हूं, तो उसको मैं बेचूंगा, मेरे पास कैश आ जाएगा, उस कैश को इस्तेमाल करके मैं रिडेम्पशन कर सकता हूं। क्लियर हो गया? तो ये इसकी बात हो गई। अब फिर से वही बात है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, जैसे डीआरआर कितना बनाना है ये हमने डिस्कस कर लिया, उसी प्रकार से कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अमाउंट ऑफ डीआरआरआई। ठीक है, डीआरआरआई मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो परेशान मत होना, आपको थोड़ी देर लगेगा कि कंफ्यूजन हो रही है कि सर डीआरआर अलग है, डीआरआरआई अलग है। मैं आपको क्रक्स पूरा करवा दूंगा कि क्रक्स क्या है। ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, अगला पॉइंट, all other listed companies फिर all unlisted companies, all unlisted companies other than unlisted NBFCs and HFCs। तो ये वो कंपनीज हैं जिनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट है, ये वो कंपनीज है जिनको डीआरआर बनाना होता है। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ कंपनीज के केस में आपको डीआरआरआई बनानी है, और कितनी डीआरआरआई बनानी है मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट भी बताया गया है। तो इसके ऐसे आगे लिख दो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्लू पेन से लिख देता हूं, 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स maturing by 31st March, maturing by 31st March of next year। और ये इन्वेस्टमेंट करने की ड्यू डेट भी बताई गई है बाय 30th April ईच ईयर। तो इसका मतलब डीआरआर के केस में हमने टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 10% बनाना होता था, लेकिन जब डीआरआरआई की बात करी तो टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का नहीं बनाना, हमको देखना है कि भाई अगले साल 31 मार्च को कितने डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, अगले साल 31 मार्च तक कितने डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, उसका भी 15% ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसवा रहा कानून आपसे, थोड़ा सा फंसवा रहा है। क्लियर हो रहा है? अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल फॉर डिबेंचर्स maturing by 31st March 2024, for debentures maturing by 31st March 2024, मतलब जो डिबेंचर्स मेरे 31st मार्च 2024 तक रिडीम होने वाले हैं, खत्म होने वाले, मेच्योर होने वाले,
उनके लिए DRRI बनाना है. DRRI should be made by 30th April 2023. ये इसका मतलब है. ठीक है. और वो भी कितना, जितने डिबेंचर्स, जितने अमाउंट के डिबेंचर्स आपके 31 मार्च 2024 तक रिडीम होने वाले हैं, उसका भी 15% आपको DRRI बनाना है. और उसकी ड्यू डेट है 30th अप्रैल 2023. तो एवरी ईयर बाय 30th अप्रैल आपको चेक करना पड़ेगा. एवरी ईयर बाय 30th अप्रैल हम चेक करेंगे कि भाई अगले 31 मार्च तक कितने डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, कितने के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, और जितने के भी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे होंगे उसका 15% DRRI बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये ड्यू डेट तो आपकी देखो कंपनी के रूल्स में लिखी है. ठीक है. मैं आपको बता देता हूं, ये जितना भी हम DRR बनाने की बात कर रहे हैं, DRRI बनाने की बात कर रही है, सब कंपनी लॉ के अंदर है, कोई सेक्शन के अंदर नहीं है. कंपनी के रूल्स बन रखे हैं. रूल का नाम नहीं याद रखना, रूल नंबर नहीं याद रखना, बट कंपनी के रूल बन रखे हैं. ठीक है. तो कंपनी लॉ के अंदर ही बताया गया कि भाई किन कंपनीज को कितना DRR कर बनाना है, कितना DRRI बनाना है, कब तक बनाना है. एवरीथिंग इज रिटन इन रूल्स. ठीक है. तो रूल नंबर छोड़ दो, रूल कौन सा है छोड़ दो, लेकिन रूल ने, कानून ने आपको यह भी बता रखा है कि 30th अप्रैल तक आपको बनाना है. लेकिन ये तो ड्यू डेट है, तो लास्ट डेट बोल रखी है. ठीक है. तो लास्ट डेट है कि 30 अप्रैल तक बनाना ही बनाना है. बट हम क्या करेंगे भाई, हम अपने क्वेश्चंस में क्या करेंगे, क्या हम अपने क्वेश्चंस में 30 अप्रैल तक आप वेट करेंगे कि नहीं 30 अप्रैल आएगा तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है. तो हाउएवर इन क्वेश्चंस या इन आर क्वेश्चन, ऐसे करके चलो, इन आर क्वेश्चन वी विल fulfill the requirements with respect to DRR and DRRI on first day itself. तो हमारा जो भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा सवाल में, उसकी पहली तारीख को ही हम लोग कंप्लायंस पूरी कर लेंगे. तो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई आपको क्वेश्चन जब शुरू हो रहा है तो सबसे पहले DRR और DRRI की कंप्लायंस चेक करनी है. उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कंप्लायंस फुलफिल करनी है तो भाई आप सबसे पहले वो कर लोगे, फिर बाकी की बातें करोगे. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन में फर्ज होगा कंप्लायंस पूरी करना. अगर एप्लीकेबल है DRR या DRRI तो कर डालो कंप्लायंस, नहीं है तो छोड़ दो. चेक करना है हमें कंप्लायंस सबसे पहले एग्जाम में और क्वेश्चन में. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है. अभी भी मुझे पता है कुछ बच्चों को अब कंफ्यूजन होने लगी होगी कि सर DRRI किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है. ये अभी भी कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल चिंता मत करना. अभी एक समरी बना देंगे और वो ऐसी समरी होगी कि उसके बाद आपको कोई और टेबल, कोई और पॉइंट, कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी मैं वो आपको करा दूंगा. उससे पहले एक नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट है. इन केस ऑफ partly convertible debentures, in case of partly convertible debentures, DRR and DRRI is made, ब्रैकेट में लिख लो, calculated with respect to non-convertible पार्ट ओनली, ब्रैकेट में, दैट इज विच विल बी रिडीम्ड इन कैश. तो बात समझना मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, DRR और DRRI इसकी कंप्लायंस के पीछे क्या लॉजिक मैंने बताया था, क्या बात बोली थी कि भाई ताकि बस हम इंश्योर कर पाए कि रिडेम्पशन के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो. हम बस फंड्स कह रहे हैं कि भाई फंड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए रिडेम्पशन के टाइम. बेसिकली अगर आप मैं ऐसे बोलूं तो हम यहां पे डिबेंचर होल्डर्स को किसी तरह से कहीं ना कहीं सेफ गार्ड कर रहे हैं कि रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी हाथ ना खड़े कर दे कि भाई हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है. ठीक है.
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई रिडेम्पशन कैश में हो सकती है या फिर कभी कभी कन्वर्जन के फॉर्म में भी हो सकती है। तो खुद सोचने वाली बात है भाई, जब डीआरआर और डीआरआरआई हम बना रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फंड्स, तो किस केस में हमें डीआरआर की जरूरत है या डीआरआरआई की जरूरत है? उसी केस के लिए जहां पे डिबेंचर्स कैश में रिडीम होने वाले हैं। भाई जो डिबेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, वहां तो आपको फंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां तो आपको डिबेंचर्स खत्म करके उनको शेयर्स इशू करने हैं, फंड्स थोड़ी चाहिए आपको, कोई कैश वैश में पैसा नहीं चाहिए। तो जहां पे कन्वर्जन होने वाला है डिबेंचर्स का शेयर्स में, वहां पे तो डीआरआर और डीआरआरआई की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो रहा है? अब एक होता है आपके पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, है ना। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि कहा जाता है कि कुछ हिस्सा तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कुछ हिस्सा कैश में रीपे कर दिया जाएगा। क्वेश्चन भी है इसके ऊपर आपके स्टडी मटेरियल में, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 40% कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 60% कैश में पे किया जाएगा। तो उस केस में आपको डीआरआर और डीआरआरआई की जो कंप्लायंस करनी है, जो उसकी कैलकुलेशन करनी है, वो सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए करनी है। मतलब वो 60% पार्ट जो आप कैश में रीपे करोगे, उसी 60% पार्ट के लिए कंप्लायंस करनी है। 40% के लिए क्या जरूरत है भाई, वो तो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, वहां थोड़ी कोई कैश की जरूरत पड़ेगी। तो जहां पे रिडेम्पशन के लिए कैश चाहिए, सिर्फ उसी पोर्शन के लिए आपको डीआरआर और डीआरआरआई की कंप्लायंस करनी है। दिस इज द क्रक्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। बाकी इस पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में और आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली समरी बोल दें भाई, एक समरी बना लें। समरी with respect to applicability of DRR and DRRI. DRR and DRRI, ठीक है। तो एक कॉलम ऐसे बना लो, एक कॉलम DRR का बना लो, एक कॉलम बना लो DRRI का। ठीक है, अब आपको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे लिखना AIFIs एंड बैंकिंग कंपनी। तो मैं ये एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि भाई एप्लीकेबिलिटी किस पे है किस पे नहीं है, उसकी हम समरी बना रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एग्जाम में सिर्फ ये समरी पढ़ जाओगे, एग्जाम में सिर्फ ये समरी पढ़ जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपके क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो AIFIs एंड बैंकिंग कंपनीज, इनके लिए ना ही डीआरआर की रिक्वायरमेंट है ना ही डीआरआरआई की रिक्वायरमेंट है, दोनों की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपके आते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में लिख देते हैं अदर FIs। ठीक है, तो अदर FIs के केस में, अदर FIs के केस में डीआरआर की आउटराइटली नहीं बोला कि रिक्वायरमेंट नहीं है। डीआरआर के लिए बोला गया है कि भाई जो एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल है वही FIs के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आगे हमने पढ़ा था कि एनबीएफसीज के लिए नो डीआरआर रिक्वायर्ड, कोई डीआरआर की जरूरत नहीं है। तो क्रक्स ये हो गया, ये हमारा फाइनल इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि अदर FIs के केस में डीआरआर की जरूरत नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। अब सवाल उठा फॉर डीआरआरआई, सर डीआरआरआई भी जरूरत नहीं। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा लिखना लिस्टेड एनबीएफसीज एंड HFCs। तो लिस्टेड एनबीएफसीज और HFCs के केस में डीआरआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किंतु परंतु बंधु डीआरआरआई की रिक्वायरमेंट है। हालांकि थोड़ा सा ये सेंस नहीं बनता कि जब आप डीआरआर के नाम से अलग फंड ही नहीं करवा रहे तो उसके इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हो, थोड़ा सा ये फील होता है। बट ठीक है, आप कभी कभी कानून है भाई, जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बाल की खाल क्यों बैठ के निकाले, बोला है भाई कानून ने तो भाई फॉलो कर लेंगे। डीआरआर नहीं बनाएंगे बट इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बार इन्वेस्टमेंट भी दिखा दूंगा कि वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या है, आपकी नॉलेज के लिए एक बार रीड करवा दूंगा। राइट, इसके बाद अगला, व्हाट अबाउट अनलिस्टेड NBFCs एंड HFCs। NBFCs एंड HFC अनलिस्टेड के केस में क्या बोला गया है, तो डीआरआर की जरूरत नहीं और डीआरआरआई की भी जरूरत नहीं। ठीक है,
पांचवा पांचवा हो गया आपका अनलिस्टेड, ये ऐसे लिखो, इससे पहले मुझे अदर लिस्टेड कंपनीज लिखना चाहिए था, है ना, एक मिनट रुको, इसको अदर लिस्टेड कंपनीज लिख देते हैं, एक अदर लिस्टेड कंपनीज रह गया, तो यहां लिखना अदर लिस्टेड कंपनीज, अदर लिस्टेड कंपनीज। तो अदर लिस्टेड कंपनीज के केस में डीआरआर की जरूरत नहीं, लेकिन डीआरआर आई की जरूरत है, डीआरआर की जरूरत नहीं बट डीआरआर आई की जरूरत है, ठीक है। छठा है आपका अदर अनलिस्टेड कंपनीज, अदर अनलिस्टेड कंपनीज। तो अदर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए डीआरआर भी चाहिए, डीआरआर आई भी चाहिए, ठीक है। और अमाउंट एक बार याद कर लेना भाई, अमाउंट कितना है, डीआरआर के लिए है 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, डीआरआर आई के लिए है 15%, ठीक है, ये लिखा है हमने अमाउंट, 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड बाय 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो डीआरआर पूरे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के लिए बनाना है, डीआरआर पूरे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के लिए बनाना है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से, लेकिन डीआरआर आई सिर्फ उतनी डिबेंचर के लिए बनाना है जो अगले 31 मार्च तक आप रिडीम करने वाले हो, और उसकी भी ड्यू डेट वैसे 30 अप्रैल है नॉलेज के लिए, लेकिन हम अपने सवालों में पहले दिन भी सब कर लेते हैं। दूसरी बात, डीआरआर और डीआरआर आई दोनों के लिए कि कन्वर्टेबल पोर्शन पे डीआरआर और डीआरआर आई की बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्रक्स हो गया सारी बातों का। आई होप अब ये क्रक्स जब आप रेफर करोगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रक्स है, बाकी आप कोई चीज याद करो ना करो, आप इस क्रक्स को देख जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। चलो बढ़ सकते हैं हम आगे अब, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी विद रिस्पेक्ट टू डीआरआर एंड डीआरआर आई, अब ये समझ आ गई, तो अब हम अपने अकाउंटिंग पोर्शन पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज, तो सारी एंट्रीज मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ज्यादा एंट्रीज है नहीं तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं। एक तो अकाउंटिंग पार्ट आपके सिलेबस से वैसे ही हट गया जहां पे डिबेंचर्स परचेज होते हैं इन ओपन मार्केट, वो है ही नहीं सिलेबस में, तो वो करना नहीं, बाकी हमारी एंट्रीज नॉर्मल सिंपल है, ठीक है। चलो तो एंट्रीज लिख लेते हैं एक एक करके। तो मैंने आपको बोला एग्जाम में सबसे पहले हमको डीआरआर और डीआरआर आई की कंप्लायंस चेक करनी है, तो अगर आपको डीआरआर बनाने की जरूरत है तो सबसे पहले डीआरआर बना लेना। उसके लिए एंट्री बड़ी सिंपल है, ये फ्री रिजर्व से बनता है वैसे तो, बट ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बना दिया करते हैं इसको। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। कितना बनाना है उसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी हमारी जो कंप्लायंस है वो है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर। सेकेंड कंप्लायंस ये है जो आपको सबसे पहले चेक करनी है। तो इसकी एंट्री क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो नॉर्मल भाई इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस अब यहां पे हम पीछे जोड़ देंगे डीआरआर, तो अब एंट्री बन गई डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है वो अगेन डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होगा, इनकम रिसीव होगी, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीआरआरआई, तो कभी कभी हमें इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। तो वैसे तो जरूरत नहीं ऑनेस्टली बोलूं इसकी एंट्री लिखवाने की, बट फिर भी लिख लेते चलो। तो जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट रिसीव होने की एंट्री होती है। और फिर ईयर एंड में बताओ क्या करते हैं हम लोग, हमने लिए नियम बना रखा है, सारे नॉमिनल अकाउंट्स वेदर रिलेटिंग टू एक्सपेंस और लॉसेस और इनकम्स, इसको हम अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर करते हैं, ईयर एंड में अपने आप सर, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से कभी कभी हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री करनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये मैं बस
फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे कि ये भी आपको करना पड़ता है। लिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आपको रेफर करना है, रेफर इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का जो चैप्टर है उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री आप अच्छे से सीख चुके हो, वो भी विद टीडीएस वगैरह, तो एग्जॉस्टिवली सीख चुके हो। तो वही एंट्री सेम आपको करनी पड़ सकती है यहां पे। बस यार लिख रहे ताकि क्लियर रहे कि हाँ हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है डिबेंचर्स के ऊपर, अगर है तो वो भी करना है। ठीक है, तो ओरली एक बार याद दिला देता हूं क्या एंट्री होती है। देखो टीडीएस नहीं आता यहाँ पे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का अगर क्वेश्चन होगा उसमें इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस आता नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं, आ भी जाए तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली एंट्री हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। फिर हम एंट्री करते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो ड्यू किया इंटरेस्ट वो पे कर देते हैं। और वही ईयर एंड पे क्या करते हैं, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो वही बस 3 एंट्रीज आपकी यहां पे होती है। ठीक है, तो बस ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब जब रिडेम्पशन का टाइम आता है, तो मेन तो हमें रिडेम्पशन सीखनी है ना, तो रिडेम्पशन का टाइम आता है तो अगर हमारी डीआरआर इन्वेस्टमेंट है तो कभी कभी हम उसको सेल कर देते हैं, कभी कभी क्या करते ही हैं भाई, अब जब बनाया ही है इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, अब जब रिडेम्पशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। ठीक है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और वैसे तो बताने की जरूरत नहीं भाई, अगर नुकसान में बेचा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, अगर फायदे में बेचा तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। और भाई फायदा नुकसान नहीं तो काम ही खत्म। तो बैंक में आता है अमाउंट रियलाइज्ड, इसमें आता है अमाउंट रियलाइज्ड, इसमें आता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट में बुक वैल्यू, मतलब जितनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपने एक्चुअली खरीदा, जितनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आ रहा होगा, और फाइनल प्रॉफिट या लॉस जो भी है ये तो बैलेंसिंग फिगर में बच जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अज्यूम डीआरआर आई या डीआरआर इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज्ड एट पार। ठीक है, क्वेश्चन बोले ना बोले हम बेच देंगे भाई कि प्रोपोर्शनेट, मतलब जितना हमने डीआरआरआई बना रखा होगा भाई वो बेचना, मतलब इट्स मेक सेंस ना कि हमने इन्वेस्टमेंट करी क्यों है, और तो इन्वेस्टमेंट का कोई यूज नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने करी इसलिए थी कि हम रिडेम्पशन के टाइम उसको बेच के पैसा ला पाए। अब जब रिडेम्पशन कर रहे हैं तो भाई इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लेंगे। ठीक है जी, यस सर। अब अगली एंट्री, अब रिडेम्पशन का टाइम आ जाता है, तो रिडेम्पशन का टाइम आता है तो क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर ऑन रिडेम्पशन। तो अब रिडेम्पशन करने के लिए बिल्कुल वही, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए पहले डिवेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू करते हैं, उसी प्रकार से रिडेम्पशन करने के लिए हम डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू करेंगे। तो उसकी एंट्री होती है परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें आता है फेस वैल्यू, इसमें आता है फेस वैल्यू, है ना, आपको पता है ना डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आता है हमेशा, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस केस में डेबिट कर देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है प्रीमियम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का डिवेंचर हम 110 पे रिडीम कर रहे हैं तो 100 रुपए फेस वैल्यू में डेबिट होगा और 10 रुपए प्रीमियम में डेबिट होगा, और टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा 110। ठीक है ना, तो 100 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम और टोटल 110 रुपए ड्यू, ऐसे चलता है। ठीक है, उसके बाद अब अमाउंट ड्यू करा है तो अब पे भी करेंगे, तो पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, भाई ऊपर जो अमाउंट ड्यू करा उसको पे करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री,
नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री है लिखना आफ्टर रिडेम्पशन proportionate DRR is transferred to जनरल रिजर्व। तो ये बात मैं आपको पहले भी लिखवा चुका, वैसे तो दोबारा लिखवा रहा हूं। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए लिखवा रहा हूं कि भाई रिडेम्पशन होने के बाद जितना प्रोपोर्शनेट डीआरआर आप फ्री कर सकते हो वो फ्री कर दोगे और जनरल रिजर्व में डाल दोगे। वो कैसे पता लगेगा? बड़ा सिंपल है भाई, आपने कितना डीआरआर बना रखा होगा? 10%। यही सी काम ने टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 10%, इतना डीआरआर बनाया होगा। अब जितने भी रुपए के डिबेंचर रिडीम हो गए उस अमाउंट का 10% सीधा सीधा निकाल लेना, वो अमाउंट होगा जो आपको उठा के फ्री करके जनरल रिजर्व में डाल देना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं तो मैंने उसका 10% यानी 1 लाख रुपए का डीआरआर बनाया होगा। अब उसमें से अगर मैंने 20,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए तो 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपीज, उतने रुपए का डीआरआर आप फ्री करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर हो रहा है? और उसकी एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल है भाई, देखो डीआरआर खत्म हो रहा है तो डीआरआर डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किसको करोगे? जनरल रिजर्व को। तो टू जनरल रिजर्व। तो इन अदर वर्ड्स कुछ नहीं कर रहे हम, अपने रिजर्व्स को फ्री कर दे रहे हैं, टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी। उसके बाद 9th एंट्री, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहां भी थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो एक बार याद दिलाता हूं कि आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में पढ़ा था कि अगर प्रीमियम पे डिबेंचर्स रिडीम होने वाले होते हैं तो वो प्रीमियम हम पहले ही रिकॉर्ड कर देते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करते हैं और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से एक लाइबिलिटी बना देते हैं। अब आपको बस उसी बार से थोड़ा सा लिंक करना है। अगर क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन है या जो जानकारी गिवन है उसमें वो बता दे कि भाई हाँ हमने प्रीमियम की लाइबिलिटी बना रखी, मतलब वो एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर की लाइबिलिटी दिखा दे, तो काम ही खत्म हो गया भाई, वो लाइबिलिटी हमने बना रखी है, अब जब मैंने रिडेम्पशन करी तो उस लाइबिलिटी को रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी मैंने नहीं बना रखी, जो कि क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, लाइबिलिटी आपको दिखेगी नहीं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने मतलब वो प्रीमियम को पहले नहीं रिकॉर्ड किया। वैसे तो हमने इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में सीख रखा है कि प्रीमियम को पहले अलॉटमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड कर दो। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये तो 12th में भी आप करते थे, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम मानते भाई हमने ऐसा नहीं करा, हमने प्रीमियम पहले से रिकॉर्ड नहीं करके रखा, तो उस केस में फिर हमें वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का जो नुकसान है वो राइट ऑफ करना पड़ेगा पीएनएल से। बिल्कुल जैसे हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स का जो होता था नुकसान वो राइट ऑफ करते थे पिछले चैप्टर में, उसी प्रकार से यहां पे भी हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो पहले लिख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अज्यूमिंग इट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो वैसे तो करना चाहिए, यही सीखा है हमने, लेकिन भाई क्वेश्चन में कई मोस्टली होता नहीं, उस चीज को लिंकिंग कराता नहीं, बताता नहीं, तो हम मानते कि भाई हमने नहीं पहले से प्रीमियम और रिडेम्पशन की लाइबिलिटी बनाई, तो उस केस में हमें इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर यहां पे क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्या सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यहां नहीं इस्तेमाल कर सकते प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, जब हमने बात करी थी पिछले चैप्टर की, वहां मैंने आपको बताया था कि भाई एक प्रोवाइजो है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 का, जहां बोला गया है कि वो कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं अंडर सेक्शन 133, उन कंपनीज के केस में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज नहीं हो सकता। बस उसी बेसिस पे हम यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे उसकी लिंकिंग बन जाती है, राइट। और लास्ट एंट्री
लास्ट एंट्री 10th एंट्री, ये एंट्री होगी इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जहां कन्वर्जन की बात होगी। तो अगर क्वेश्चन कह रहा होगा कि कन्वर्जन करना है और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, वही इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो क्या एंट्री होगी? तो देखो भाई, उस केस में आप पहले ये डिबेंचर्स का ड्यू अमाउंट तो कर ही चुके होगे, ये वाली छठी एंट्री तो आप पास कर चुके होगे, डिबेंचर होल्डर को जो अमाउंट ड्यू करा होगा, है ना, आप डिबेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू कर चुके होगे। अब वैसे अगर कैश में रिडेमिशन करी तो आप एंट्री करते हो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम कह रहे हैं कि हम कैश में नहीं रिडीम कर रहे, हम तो कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर होल्डर टू बैंक तो करोगे नहीं, तो उस केस में क्या एंट्री कर दोगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू, अगर प्रीमियम पे हो रहे हैं कन्वर्जन, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो यहां कितना अमाउंट आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, यहां आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम। और सर ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालते कैसे हैं? ये कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, जैसे आप इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स के केस में निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, दिस शुड बी इक्वल टू अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन कन्वर्जन। तो कन्वर्जन से जो आपको अमाउंट पे करना है, तो ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करी थी कि मानो 40% ही कन्वर्ट होने वाला है, तो सिर्फ वो 40% अमाउंट, जिस अमाउंट के लिए आप कन्वर्जन करने वाले हो, वो अमाउंट लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे विद फेस वैल्यू पर शेयर प्लस प्रीमियम पर शेयर, मतलब इन अदर वर्ड्स इशू प्राइस पर शेयर से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में देख लेंगे, इसको भी क्वेश्चन है इसके ऊपर एक आपके स्टडी मटेरियल में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मोर और लेस आप कह सकते हो यही आपका कॉन्सेप्चुअल एंड अकाउंटिंग पार्ट है इस चैप्टर का। बाकी आप फिर क्वेश्चन भी करने इसमें, तो अगले लेक्चर से पहले मैं आपसे बोलूंगा भाई ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना। अकाउंटिंग एंट्रीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, मेन है डीआरआर और डीआरआरआई वाला पॉइंट, तो उसकी ये समरी रिवाइज कर लेना, कितना बनाना है ये रिवाइज कर लेना, और मोटा मोटा अकाउंटिंग एंट्रीज एक बार रिवाइज कर लेना। इस चैप्टर में मैं बताता हूं क्या होता है। इस चैप्टर में कई बार जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन आने की जगह लेजर अकाउंट्स बनाने के क्वेश्चन आ जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो आप लेजर नहीं बना पाओगे। देखो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेजर के क्वेश्चंस बड़े होंगे, आपको सारे लेजर बनाने होंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले बैठ के रफ में या वर्किंग नोट में एंट्रीज करो और फिर उसको देख देख के लेजर बनाओ। समझ आ रही बात? तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको उस केस में दिमाग में क्वेश्चन करते हुए याद करना पड़ेगा, ये एंट्री होती है, इसकी ऐसे एंट्री होती है, और उसको याद करते करते उसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो इनफैक्ट अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे, उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही देखना, करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो है ही लेजर अकाउंट का। सीधा उसने पहला इलस्ट्रेशन ही डाल रखा है कि जहां आपको लेजर अकाउंट्स बनाने, और एग्जाम में कई बार वो आता भी है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको सारी कॉन्सेप्चुअल बातें क्लियर हो गई होंगी। कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो खत्म हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चन पार्ट मोर और लेस बच गया। ठीक है जी, इससे पहले मैं लेक्चर को एंड करूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक बार रीड करा दूंगा। आपको याद वैसे एज सच करने की जरूरत नहीं, एक बार रीड कर लेना। तो जो उसने बोला था, देखो जो डीआरआरआई की उसने बात करी थी, तो उसने उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या क्या बता रखी है, तो वो एक बार रीड कर लेना यहां से। तो या तो जैसे इन डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज ऑन लियन, इसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट। इन अनएनकम्पर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो। फ्री फ्रॉम चार्ज, अनएनकम्पर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये अनसिक्योर हो, फ्री होनी चाहिए भाई। ये नहीं कि इसके अगेंस्ट आप, कई बार क्या होता है कंपनीज इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन ले लेती है।
अब किसी एसेट के अगेंस्ट लोन ले ली थी, आपने बात सुनी होगी, है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर्स की सिक्योरिटी थी, बदले में लोन ले लिया। तो इसी प्रकार से स्टॉक या कोई और एसेट के बदले लोन लिया जा सकता है। आपने गोल्ड लोन सुना होगा कि आपने अपना गोल्ड दिया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। तो वो कह रहा है कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे इन सिक्योरिटीज में, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होनी चाहिए। तो आपको हर जगह दिखेगा, फिक्स डिपॉजिट में भी उसने लिखा फ्री फ्रॉम चार्ज। दूसरे नंबर पे जो उसने सिक्योरिटी लिखी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करी, यहां पे भी उसने अनएनकम्बर्ड मतलब यूज किया। इसका मतलब वही कि फ्री फ्रॉम चार्ज होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन इन क्लॉज ए टू डी एंड क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। कोई जरूरत नहीं क्या क्लॉज है क्या है, सिंपल ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वही मुद्दे की बात अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए। और लास्ट है, इन अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो कुछ ट्रस्ट द्वारा जो बॉन्ड्स निकाले जाते हैं उनके बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए। तो आई डोंट फील कि ये लर्न करने की आपको ऐसा सच रिक्वायरमेंट है, 2-3 बार रीड कर लेना तो आपको बस मोटा मोटा आइडिया, क्रक्स पता होना चाहिए कि भाई या तो किसी बैंक के साथ शेड्यूल डिपॉजिट कर लो, शेड्यूल बैंक के साथ डिपॉजिट कर लो, एफडीज होती हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या तो आप कुछ इंडियन ट्रस्ट जो है उनकी कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, या फिर कुछ जो ट्रस्ट हैं वो जो बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, राइट। और ये सारी फ्री फ्रॉम चार्ज होनी चाहिए, अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए, ये क्रक्स है। बाकी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लर्न करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये बस आपकी जानकारी के लिए एक बार रीड करा लिया, बाकी कॉन्सेप्ट हम कर चुके। तो बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको मेरी सारी बातें समझ आई तो सपोर्ट जरूर करना, एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स को सपोर्ट कर लेना प्लीज बच्चों, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वीडियो को बस लाइक करना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी जो स्पेशली जो सेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। अपने कमेंट्स भी छोड़ देना, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।